आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखें कि इसकी डेफिनेशन में आया है लफ्ज मास और एक आया है वेलोसिटी। इसका मतलब है कि ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अब हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो P क्या हुआ? मोमेंटम। अब इसको समझते हैं कि मोमेंटम एक्चुअली है क्या। आप देखें कि अगर आपके पास 2 किलोग्राम की एक बॉल है और वो मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, तो हम उसका मोमेंटम किस तरह से निकालेंगे? P इज इक्वल टू m इंटू वी। मैस 2 है, वेलोसिटी 3 है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इस सारी चीजों से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें कि अगर आप बाइसिकल पर हैं और आप उसको चला रहे हैं तो आपका एक मैस है, एक वेलोसिटी है, तो आपका एक मोमेंटम है। और इसी तरह से अगर एक ट्रक है और वो भी मूव कर रहा है तो उसका भी एक मास और वेलोसिटी है। तो इन दोनों फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब हम देखते हैं कि अगर दो चीजें हैं, जिस तरह से मैंने आपको एक ट्रक और साइकिल के एग्जांपल दिए, तो उसके अलावा अगर हम दो बॉल्स ले लेते हैं, एक है बॉल 1 और एक है बॉल 2। अब आप इसमें देखें कि बॉल 1 का मास है 1 kg और जो बॉल 2 है उसका मास थोड़ा ज्यादा है और वो है 5 kg। वेलोसिटी दोनों की मैंने सेम रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो बॉल 1 जिसका मास कम था उसका मोमेंटम आया है 3 और बॉल 2 जिसका मास ज्यादा था उसका मोमेंटम आया है 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि बॉल 2 विद अ ग्रेटर मास हैज लार्ज मोमेंटम। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मोर मास मोर मोमेंटम, मोर वेलोसिटी मोर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मोमेंटम, मास और वेलोसिटी इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही होती है तो साथ दूसरी चीज भी बढ़ती है और एक कम हो रही होती है तो दूसरी भी कम होती है। तो P, M और V इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम क्या वेक्टर है। G मोमेंटम भी वेक्टर है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसके फॉर्मूला में है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट्स की तरफ आते हैं। फार्मूला है P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो मैस किलोग्राम में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या आप इसे न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से येलो बॉक्स, ये डेफिनेशन है, ये इसका फार्मूला और ये इसका यूनिट है, ये लिखेंगे। और एग्जाम्पल में आप ये वाली एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा डेफिनेशन, एक फार्मूला और यूनिट और एक एग्जाम्पल होती है। बहुत ईजी है, ये आप साथ कर लेंगे। चूंकि आपकी बुक का टॉपिक था मोमेंटम एंड इम्पल्स, तो अब हम इम्पल्स करते हैं। इम्पल्स को सिंपली आप समझेंगे कि इफेक्ट ऑफ अ फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, यानी एक जोर की फोर्स जो बहुत थोड़ी देर के लिए लगती है उसको हम कहते हैं इम्पल्स। जैसे कि एक बैट्समैन है, जब वो बॉल को हिट करता है तो बॉल जो हिट करती है वो बहुत थोड़ी देर के लिए हिट करती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स के लिए आप फॉर्मूला देखें, I इज इक्वल टू एफ डॉट टी। अब ये किस चीज का प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है फोर्स का और टाइम का। अब इनका रिलेशनशिप भी डायरेक्ट है। I यानी इम्पल्स ज्यादा होगा अगर फोर्स ज्यादा है, टाइम अगर ज्यादा है तो भी इम्पल्स ज्यादा होगी। तो क्या रिलेशन बना? ग्रेटर फोर्स ग्रेटर इम्पल्स, ग्रेटर टाइम ग्रेटर इम्पल्स। अब हम बुक के पेज की तरफ चलते हैं। बुक में एक एग्जांपल है, व्हेन अ बॉल इज हिट बाय अ बैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉल फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी आप देखें कि जब बॉल आके हिट करेगी तो वो इतना छोटा टाइम है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम बॉल की इनिशियल वेलोसिटी देख लेंगे और उसके बाद बॉल की फाइनल वेलोसिटी देख लेंगे। तो हमारे पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल टी द एवरेज एक्सेलरेशन, अब हम निकालेंगे इस वेलोसिटी से, चूंकि हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है तो उससे हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन क्या हुई? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। आप यहाँ पर साइड पे देखें कि डेल्टा वी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है और डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को अगेन लिखते हैं कि किसके इक्वल हो गया? वी एफ माइनस वी आई बाय डेल्टा टी। इसको आप इक्वेशन 1 लिखेंगे। जब भी आप पेपर में लिखते हैं तो आप बुक वाली ये जो जैसे यहाँ पर इक्वेशन 3.3 है ये नहीं लिखते, आप अपनी एक इक्वेशन बना लेते हैं। हमारी ये पहली इक्वेशन है इस टॉपिक की, तो हम इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। यहाँ पर जो होती है नंबर होता है इक्वेशंस का, ये तो पूरे बुक के अकॉर्डिंगली होता है या चैप्टर के अकॉर्डिंगली होता है, इसलिए हमारी जो है ये इक्वेशन 1 बनेगी। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने एक्सेलरेशन को लेना है और उसके बाद जो दूसरी चीज आएगी वो आएगा न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। अब आप देखें कि m हमने यहाँ रखा, a हमने किसके इक्वल लिया था? वी एफ माइनस वी आई बाय डेल्टा टी। तो हम इस a की जगह वी एफ माइनस वी आई बाय डेल्टा टी लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आप देखें कि f और t ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। f डॉट डेल्टा टी लिखा, लीनियर इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पर हमने देखा था कि वी एफ माइनस वी आई ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, ये जो ऊपर हमने यहाँ पर मेंशन की है। तो अब हम अगेन यहाँ पर एफ डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी लिख लेंगे। एफ इधर ही रहेगा और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी जानिब जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है कि हमने जो स्टार्ट में फॉर्मूला देखा था मोमेंटम का, वो क्या था? m इंटू वी। सेम ये चीज यूज करेंगे। यहाँ पर देखें कि m डेल्टा v है। अब m डेल्टा v की जगह हम डेल्टा p लिख लेंगे, बिकॉज कि ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो p के साथ एक डेल्टा, ये जो ट्राइंगल लफ्ज है इसका मतलब होता है डेल्टा या चेंज, तो हम ये लिख लेंगे और डेल्टा टी ऑलरेडी यहाँ पर है वो डिवाइड कर लेंगे। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी जो यहाँ पर भी नजर आ रही है आपको? F इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। अच्छा, ये जहाँ यहाँ पर जितना भी इक्वेशन सॉल्व की है वो मैंने आपको साइड पे एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, एक चीज है कि फॉर सच केसेस द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स। तो ये इम्पल्स की डेफिनेशन है, यहाँ पर आप उसको लिख लेंगे इम्पल्स। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, The impulse of force is defined as the total change in momentum। अब ये कहाँ से डिफाइन हुआ है? ये डिफाइन हुआ है इस जगह से। इम्पल्स ऑफ फोर्स किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। अब इसी फार्मूला से हमने एक रिलेशनशिप निकाला है मोमेंटम के साथ। तो अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, के मोमेंटम का और न्यूटन के सेकेंड लॉ का आपस में क्या रिलेशनशिप है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, रेट का लफ्ज जहां भी यूज होगा इसका मतलब है कि टाइम की बात हो रही है, यानी रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इसके इक्वल है फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज दैट ऑफ द फोर्स, यानी जिस जानिब फोर्स होगी उसी जानिब पे मोमेंटम भी एक्ट करेगा। तो इस टॉपिक को आपने ऐसा याद करना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको कट करवाऊं। यहाँ पर आप जो हेडिंग है वो दे लेंगे इम्पल्स की, और उसके बाद आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ क्या रिलेशनशिप है।